तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे प्रीलिम्स डे की सीरीज। और आज हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट डे की करंट अफेयर्स के क्विज पर। आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, ठीक है। इसके अलावा जितना भी आपका 10 में से स्कोर हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। वीडियो का यूज आपको कैसे करना है, जैसे कि आप सभी को पता है, जो भी नए आए हैं, पुरानों को तो सबको पता है कि भाई जो भी आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखता है, आप पहले वीडियो पॉज करो, अपना आंसर खुद लगाओ और उसके बाद उसका आंसर देखो, ठीक है, ताकि आपको मैक्सिमम रिटेंशन हो सके इस वीडियो में जितनी भी चीजें हैं उनका, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रीटियम। ट्रीटियम के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट्स बतानी है। सबसे पहले, ट्रीटियम इज अ फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन जो नेचुरली अर्थ के एटमोस्फेयर में पाई जाती है। यस, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है। एक टाइप की हाइड्रोजन होती है जो नेचुरली अर्थ के एटमोस्फेयर में पाई जाती है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड है, इट इज नाइदर रेडियो एक्टिव नॉर लाइफ थ्रेटनिंग। तो आप सभी को पता है ट्रीटियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है। इसमें ये एक रेडियो एक्टिव है जो बीटा पार्टिकल को भी रिलीज करती है। ये रेडियो एक्टिव है लेकिन उतनी ज्यादा डेंजरस नहीं होती है, ठीक है, लेकिन रेडियो एक्टिव तो है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। थर्ड है, इट एमिट्स अ वीक बीटा पार्टिकल। यस, ये एक वीक बीटा पार्टिकल को रिलीज एमिट करती है जो एक शीट ऑफ प्लास्टिक से भी स्टॉप किया जा सकता है, बिल्कुल। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। और हमें बतानी क्या है इसके बारे में? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो केवल और केवल दो ही स्टेटमेंट इसमें है, इसके बारे में क्या है? करेक्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एलएसी के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑन इंडिया साइड ऑफ एलएसी, वो अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। 2-4 दिन पहले ही हमारा एक क्वेश्चन हुआ था तवांग वाला, ठीक है। तवांग तो आप सभी को पता है कि हमने कर भी चुके हैं, अगर करंट अफेयर्स देखते हो तो बिल्कुल ये तवांग तो अरुणाचल प्रदेश में ही है। लेकिन आप सभी ने ये दो जगह जरूर याद रखी होंगी, क्योंकि ये दो जगह कहाँ पे हैं? लद्दाख वाले रीजन में है, ठीक है। कहाँ पे है ये दो जगह? लद्दाख वाले रीजन में है। तो ये गलत हो गया कि देमचोक और देपसांग ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये मेनली कहाँ पे? लद्दाख में है। तो केवल एक ही है जो फर्स्ट वाली तवांग, वही है केवल अरुणाचल प्रदेश में। देमचोक और देपसांग कहाँ पे है? लद्दाख में है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा सेकंड। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? IAEA के बारे में बताना है, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। सबसे पहले है, ये एस्टेब्लिश्ड हुई है एज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर यूएन स्टैट्यूट। तो आप सभी को पता होगा IAEA एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन की तरह सेटअप हुई है, लेकिन यूएन स्टैट्यूट के अंडर नहीं, IAEA स्टैट्यूट के अंडर ही सेटअप हुई है, ठीक है। IAEA स्टैट्यूट के अंदर ही सेटअप हुई है। 1957 में ये बनी है, ठीक है। ये 1957 में ये बनी है। और किस नाम से ये बनी थी? जब बनी थी किस नाम से बनी थी? एटम्स फॉर पीस, ठीक है, एटम्स फॉर पीस, ठीक है, एटम्स फॉर पीस, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ये बनी थी, ठीक है, एटम्स फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। और मैं बता दें 1957 में बनी है। इनका अपना एक ओन इंटरनेशनल ट्रीटी थी, IAEA स्टैट्यूट, उससे बनी है, ठीक है। इट इनहिबिट्स द कंप्लीट यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। क्या ऐसा हो सकता है कि ये कंप्लीट यूज को ही रोक दे, इनहिबिट कर दे न्यूक्लियर? अब न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत सारी चीजों में यूज होती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी यूज हो सकती है। तो ये चीज जो है वो पॉजिटिव जिस चीज में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज होगा उसको प्रोहिबिट नहीं करती है, लेकिन केवल नेगेटिव को, भाई आप न्यूक्लियर वेपन्स ना बना लो, ये चीज ना कर लो, तो उसके लिए मेनली ये उनको इनहिबिट करती है। तो IAEA कंप्लीट यूज को इनहिबिट नहीं करती है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। थर्ड है, इट रिपोर्ट्स टू बोथ UN जनरल असेंबली एंड UN सिक्योरिटी काउंसिल। बिल्कुल ये दोनों को ही रिपोर्ट करती है। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना में, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना में। और वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में, ठीक है। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में, ठीक है। बस ये चीज ध्यान रखना, पीसफुल यूज करना है हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, न्यूक्लियर पावर का वर्ल्ड वाइड, बस उसी के लिए है ये फोरम, साइंटिफिक और उसके टेक्निकल कोऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसका आंसर तो हमने लगाया ही नहीं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? हमें क्या बतानी है? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत होगी, सेकंड स्टेटमेंट गलत होगी हमारी, केवल और केवल थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। केवल एक ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? ए। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है हमारा? द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट। तो आप सभी को पता होगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है भाई, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में दोनों आते हैं, इक्विटी प्लस डेट दोनों।
When the bond yield goes up, the cost of capital goes down। तो आप सभी को पता है जब बॉन्ड yield ऊपर जाती है तो cost of capital भी क्या जाता है, ऊपर ही जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। थर्ड है द वैल्यूएशन ऑफ इक्विटीज डन बाय डिस्काउंटिंग फ्यूचर कैश फ्लोज। आप सभी को पता है बिल्कुल जो इक्विटीज की वैल्यूएशन की जाती है वो डिस्काउंटिंग फ्यूचर कैश फ्लोज को करके की जाती है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है हमारी, बिल्कुल सही है। तो अब हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और दो हमारी करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी। ठीक है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे यार, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑन होलोकास्ट एंड जिनोसाइड एजुकेशन इज इनिशिएटिव ऑफ। ये किसका इनिशिएटिव बोल रहे हैं, इंटरनेशनल जो प्रोग्राम है ऑन होलोकास्ट एंड जिनोसाइड एजुकेशन, ये किसका इनिशिएटिव है। तो आप सभी को पता होगा ये किसका इनिशिएटिव है, यूनेस्को का इनिशिएटिव है। ठीक है, ये किसका इनिशिएटिव है, यूनेस्को का इनिशिएटिव है। और इसके साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट होलोकास्ट मेमोरियल म्यूजियम। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट होलोकास्ट मेमोरियल म्यूजियम, ये दो ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर ये प्रोग्राम चलाया। ठीक है, और आपको पता ही चल गया होगा है किसके लिए, ताकि जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जितने भी रीजन्स हैं वर्ल्ड के उनके, ताकि उनके लिए लॉन्ग टर्म एजुकेशनल कल्चरल एकेडमिक इनिशिएटिव चलाया जा सके, ताकि वो ऐसी एजुकेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज करें जो होलोकास्ट और जिनोसाइड को मतलब प्रमोट ना करते हो या फिर उसको मतलब एजुकेट करते हो लोगों को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आंसर हो गया डी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है फेडरलिज्म के बारे में कि क्या क्या फीचर्स हैं, फीचर्स बताने हैं। सबसे पहले डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न्स द सेम सिटीजन्स बट आइदर बट ईच टायर हैज इट्स ओन जुरिडिक्शन। बिल्कुल इसी को बोलते हैं क्या, फेडरलिज्म। सेकंड है द एग्जिस्टेंस एंड ऑथोरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट जनरली इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। बोल रहे हैं कि एग्जिस्टेंस और ऑथोरिटी जो है हर एक टायर की जर्नली कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड होते हैं। बिल्कुल। थर्ड है ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट मस्ट ड्रॉ ऑल इट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर टायर। ऐसा नहीं है, इसने बोला कि मस्ट ड्रॉ, ऐसा नहीं है कि सारों का मतलब अपने अलग ही इंडिपेंडेंट सोर्स होने चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। जैसे पंचायत है उनका मेनली फाइनेंशियल पावर किस पे डिपेंडेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स पे। तो ऐसा नहीं है कि किसी, लेकिन तब भी क्या है, फेडरलिज्म तो है ही, लेकिन तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है कि इस टायर ऑफ गवर्नमेंट मस्ट नहीं होना चाहिए, मस्ट नहीं है, क्योंकि पंचायत के पास तो खुद के भी अपने कुछ इंडिपेंडेंट रिसोर्स होते हैं ना, और कुछ स्टेट पे डिपेंड रहती है। तो ऐसा नहीं है सारे ही फाइनेंशियल रिसोर्सेज इंडिपेंडेंट होने चाहिए हर एक टियर ऑफ गवर्नमेंट के। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें हमें क्या बतानी है, करेक्ट ही बताना था, इसलिए हमने क्या लगाया आंसर 1 एंड 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, फेडरल गवर्नमेंट के बारे में बताना है। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब एक गवर्नमेंट होती है जिसमें क्या होता है, देखो आप सारे इसको पढ़ो। ठीक है, ये सारी चीज को पढ़ो तो आपको पता चलेगा क्या है, पावर जहाँ पे डिवाइडेड होती है। फेडरल गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहाँ पे पावर डिवाइडेड होती है नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट्स के बीच में बाई द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दोनों ही अपने रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शन में काम करते हैं इंडिपेंडेंटली, उसको बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 7 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है जी, अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन प्राइस कंट्रोल किसका सब्जेक्ट है। तो आप सभी को पता होना चाहिए प्राइस कंट्रोल किसके अंडर आता है, ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये किसके अंडर आता है, कंकरेंट लिस्ट के अंडर आता है 7th शेड्यूल में, याद रखना। क्या ये ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये प्राइस कंट्रोल जो सब्जेक्ट है ये किसके अंडर आता है, कंकरेंट लिस्ट के अंडर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आंसर हो गया हमारा सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश ए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है भाई, इसमें मोस्ट ऑफ द जो फीचर्स हैं वो फेडरेशन के हैं, लेकिन कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं। तो हमें बताना है कि कौन से जो है वो यूनिटरी फीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिटरी फीचर्स बताने हैं, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। देखो डिवीजन ऑफ पावर, देखो डिवीजन ऑफ पावर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो फेडरलिज्म को रिप्रेजेंट करना है, ये तो फेडरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये तो यूनिटरी को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो होगी रॉन्ग, और फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया क्या, बी। देखो ठीक है, डायरेक्ट मैंने कुछ नहीं किया, डायरेक्ट मेरे को पता है भाई डिवीजन जब होगा सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का की पावर्स का, तो वो क्या है, फेडरेशन में आता है। ठीक है, वो यूनिटरी सिस्टम में नहीं आता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग और डायरेक्ट हमारा आंसर आएगा क्या, बी। इसका मतलब फ्लेक्सिबिलिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल इंडिया सर्विसेज, ये सारी किस में आती है, ये दोनों किस में आती हैं, यूनिटरी फीचर्स में। और ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी ये किसका फीचर है, ये है हमारा फेडरेशन का फीचर है ना, अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा आंसर हो गया क्या, बी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है टेरिटोरियल लिमिट जो भी लेजिस्लेटिव पावर है सेंटर और स्टेट्स में किस तरीके से।
सबसे पहले यदि पार्लियामेंट कैन मेक नॉट ओनली टेरिटोरियल लॉ विद इन इंडिया बट ऑल्सो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉ दैट आर एप्लीकेबल टू इंडियन सिटीजन थ्रू आउट द वर्ल्ड। बिल्कुल भाई, ये पार्लियामेंट ही बना सकते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉ। Second है the law made by state legislature are not applicable outside the state except when there is sufficient nexus between the state and the object। बिल्कुल भाई, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। दोनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है और हमें क्या बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में क्या है, करेक्ट है। ठीक है, जो हमें दे रखी है। तो ये हमारे टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट 10 आज के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। और आपके 10 में से कितने मार्क्स आए तो आप जल्दी से जल्दी क्या करो, अपने जो मार्क्स हैं उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करो। ठीक है, तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।